नमस्कार। आज हम परमाणु की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु के बारे में हमारी सोच कैसे बदली है वक्त के साथ। एकदम शुरू से, डाल्टन से लेकर आज के क्वांटम मॉडल तक। तैयार? बिल्कुल। ये सफर काफी दिलचस्प है कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स ने पुराने आइडियाज को चैलेंज किया और नए सिद्धांत सामने आए। हम फोकस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज पर, फिर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स कैसे आए और गए, और कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स पर। हाँ, तो शुरू करते हैं उन बहुत छोटे कणों से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात आती है ना, वो जे थॉम्सन और कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट्स। हाँ बिल्कुल, कैथोड रेस के स्टडी से ही पता चला इलेक्ट्रॉन का, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। फिर गोल्डस्टीन ने एनोड रेस देखी, जिनसे लगा कि भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होने चाहिए। प्रोटॉन की खोज का क्रेडिट फिर रदरफोर्ड को गया उनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद। और फिर जेम्स चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, और इन खोजों के बाद फिर साइंटिस्ट ने ये समझाने की कोशिश की कि ये सब परमाणु के अंदर फिट कैसे होते हैं। जॉन डाल्टन का मॉडल था सबसे पहले, जिसने कहा था परमाणु इनडिविजिबल है, मतलब टूट नहीं सकता, जो बाद में गलत साबित हुआ। हाँ, वो तो शुरुआत थी। उसके बाद आई थॉम्सन अपने प्लम पुडिंग मॉडल के साथ। उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, जैसे पुडिंग, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्लम की तरह धंसे हुए हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में, लेकिन ये मॉडल भी ज्यादा चला नहीं, खासकर जब रदरफोर्ड का वो मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ। बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंट तो टर्निंग पॉइंट था। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल्स को सोने की बहुत पतली पन्नी पे बॉम्बार्ड किया, तो देखा कि ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है, और जो बहुत थोड़े से कण थे जो बहुत बड़े एंगल से मुड़े या वापस आ गए, उनसे पता चला कि सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी डेंस जगह पर है। इसी को उन्होंने नाभिक न्यूक्लियस कहा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई तस्वीर थी। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी एक दिक्कत थी ना, वो ये नहीं समझा पाया कि एटम स्टेबल कैसे है। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में गिर क्यों नहीं जाते? सही पकड़ा। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए था। यहीं पर आए नील्स बोर। उन्होंने क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, हर कहीं नहीं। और जब वो इन ऑर्बिट्स में होते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है सिर्फ NH2 पाई के मल्टीपल्स में। ओके। तो बोहर का मॉडल काफी आगे ले गया समझ को, खासकर हाइड्रोजन के लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थी, है ना? खासकर जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बात आई। हाँ बिल्कुल, बोर का मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। अच्छा, तो ये क्या है? ये कैसे अलग है? ये मॉडल इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार, मतलब ड्यूल नेचर को मानता है। जैसा डी ब्रॉगली ने बताया था कि चलते हुए कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग यानी वेव की तरह भी बर्ताव करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू HmV। डी ब्रॉगली का आइडिया यही था, और इसी से जुड़ा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप एक ही टाइम पर किसी कण की बिल्कुल सही पोजीशन डेल्टा x और बिल्कुल सही मोमेंटम डेल्टा p एक साथ पता नहीं कर सकते। डेल्टा x डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू H4 पाई। ओह, तो अगर हम पक्का रास्ता मतलब ऑर्बिट नहीं जान सकते, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताते हैं? यहीं पर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये बोहर की तरह फिक्स्ड रास्ते नहीं है। ऑर्बिटल्स बेसिकली नाभिक के आसपास के वो 3D स्पेस हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, सबसे ज्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल एड्रेस है। अच्छा, समझा। और इन ऑर्बिटल्स और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो क्वांटम नंबर्स होते हैं, N, L, M, S। एकदम सही। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन एनर्जी शेल में है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l बताता है सब शेल और ऑर्बिटल की शेप, जैसे sp-df ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बताता है कि स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर s, वो इलेक्ट्रॉन के अपने स्पिन के बारे में बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके। तो इन क्वांटम नंबर्स और कुछ नियमों से
हम पता लगाते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल का इस्तेमाल करके। हाँ जी, बिल्कुल। ये 3 नियम हमें गाइड करते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले जाते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन उल्टे यानी ऑपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। और हंस रूल ये कहता है कि अगर एक ही एनर्जी के कई ऑर्बिटल्स खाली हैं, जैसे p ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सब में एक-एक करके भरेंगे और फिर पेयरिंग शुरू होगी। तो हमने देखा कि कैसे हमारी समझ एक सिंपल ठोस गोले जैसे परमाणु से बढ़कर इस कॉम्प्लेक्स क्वांटम पिक्चर तक पहुंची है। कणों की खोज, फिर एक्सपेरिमेंट्स और नए-नए सिद्धांत। हाँ, और सार ये है कि परमाणु एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और डायनामिक सिस्टम है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के नियम चलाते हैं। हर अगला मॉडल पिछले की कमियों को दूर करते हुए हमारी समझ को और साफ करता गया। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि बड़ी चीज़ों के लिए ये असर ना के बराबर होता है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि क्वांटम दुनिया के कुछ ऐसे पहलू हों जो हमारी इस बड़ी मैक्रोस्कोपिक दुनिया पर भी असर डालते हों, जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा ही ना हो? सोचने वाली बात है।